कर्नल पॉल टिबेट्स, वो नाम जिसने 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराने वाले अमेरिकी दस्ते की अगुवाई की। कहा जाता है कि इस विध्वंसक अभियान ने एक समय टिबेट्स को मानसिक तनाव की तरफ धकेल दिया था। लेकिन जब खुद टिबेट्स से पूछा गया तो उन्होंने बताया, मुझे पता था कि हमने सही काम किया है, क्योंकि जब मुझे पता था कि हम ऐसा कर रहे हैं तो मैंने सोचा, हाँ, हम बहुत से लोगों को मारने जा रहे हैं, लेकिन भगवान द्वारा हम बहुत सारी जानें बचाने भी जा रहे हैं, ऐसा टिबेट्स ने बताया। टिबेट्स, जिन्होंने यूरोप और अफ्रीका में अपने साथियों वैन किर्क और फेरेबी के साथ उड़ान भरी थी, उन्होंने 509वें दस्ते के लिए पुरुषों में खुद को चुना था। टिबेट्स ने खुद को हिरोशिमा मिशन का पायलट नियुक्त किया था। अपने पायलट के एक विमान को अपने कब्जे में लिया और उसका नाम बदलकर अपनी मां के नाम पर रख दिया। वैन किर्क और फेरेबी नाविक और बमवर्षक के लिए उनकी स्पष्ट पसंद थे। टिबेट्स ने फेरेबी को सबसे अच्छा बमबार्डर कहा, जिसने नॉर्डन बमदर्शनी के माध्यम से देखा। युद्ध समाप्त होने के कुछ महीनों बाद कर्नल टिबेट्स को ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति ट्रूमैन से मिलने का मौका मिला। राष्ट्रपति ने टिबेट्स सहित 4 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बैठक बुलाई। उन्होंने युद्ध की समाप्ति पर चर्चा की और ट्रूमैन के पास हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ प्रशंसात्मक या अनुशंसनीय बातें थी। अंततः वो कमरे में सबसे निचले स्थान पर बैठे कर्नल टिबेट्स की ओर मुड़े और पूछा, आप क्या सोचते हैं टिबेट्स? टिबेट्स ने कहा, श्रीमान राष्ट्रपति, मुझे लगता है कि मैंने वही किया जो मुझसे करने के लिए कहा गया था और मुझे इसका कतई कोई अफसोस नहीं है। दरअसल अमेरिका चाहता था कि जापानियों को जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करना पड़े, ताकि अमेरिकियों की जान गंवाने में संख्या कम हो सके। इसके अलावा फरवरी 1945 में याल्टा शिखर सम्मेलन में गुप्त रूप से यह निर्णय लिया गया था कि सोवियत संघ जापान के खिलाफ युद्ध में प्रवेश करेगा। उसके प्रवेश से पहले परमाणु बम का उपयोग करने का उद्देश्य युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था में अमेरिकी वर्चस्व को सुनिश्चित करना था। अमेरिका इसकी प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए वास्तविक युद्ध में दुनिया के पहले परमाणु बम का परीक्षण भी करना चाहता था, और हिरोशिमा को इसीलिए लक्ष्य बनाया जाना था क्योंकि शहर का आकार और संरचना इसे बम की विध्वंसक शक्ति के लिए उपयुक्त परीक्षण स्थल बनाती थी, और सैन्य और युद्ध सामग्री सुविधाओं का संकेंद्रण भी इस निर्णय का एक अन्य कारक था। जबकि जापान के अधिकांश अन्य प्रमुख शहर युद्ध के अंतिम चरण में हवाई हमले में पहले ही नष्ट हो चुके थे। ये सारी भूमिका मैंने इसलिए दी ताकि सदी के सबसे बड़े युद्ध विनाश की तह खुल सके और इसके बाद होने वाले मानवीय कार्यों और उन्हें मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की चर्चा करना आसान हो सके। दरअसल हम बात कर रहे हैं निहोन हिंदाक्यो की, जिन्हें इस साल के प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। और दिलचस्प बात यह है कि 123 सालों में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले वे सिर्फ दूसरे जापानी व्यक्ति या संस्था हैं। हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम हमले में जीवित बचे लोगों के एक जमीनी आंदोलन जापानी संगठन निहोन हिंदाक्यो को बीते शुक्रवार को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार या सम्मान के साथ ही इस पुरस्कार ने उन देशों को चेतावनी दी है जिनके पास परमाणु हथियार हैं कि वे उनका प्रयोग अब ना करें। संघर्ष में इस्तेमाल किए गए केवल 2 परमाणु बमों के कई जीवित बचे लोग, जिन्हें जापानी भाषा में हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपना जीवन परमाणु मुक्त विश्व के संघर्षों के लिए समर्पित कर दिया है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने अपने प्रशस्ति पत्र में कहा कि समूह को ये शांति पुरस्कार परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों और गवाहों के माध्यम से ये प्रदर्शित करने के लिए दिया जा रहा है कि परमाणु हथियारों का प्रयोग भविष्य में फिर कभी ना हो। समिति ने कहा, हिबाकुशा हमें अवर्णनीय का वर्णन करने, अकल्पनीय के बारे में कल्पना करने या सोचने और परमाणु हथियारों के कारण होने वाले अकल्पनीय दर्द और पीड़ा को समझने में मदद करता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वास्तविक है, निहोन हिंदाक्यो के सह अध्यक्ष तोशियुकी मिमाकी ने हिरोशिमा में इस घोषणा के बाद कहा।
हिरोशिमा दूसरे महायुद्ध के अंतिम चरण में 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम का शिकार बना। मिमाकी, जो खुद भी इस हमले में जीवित बचे हैं, उन्होंने कहा कि इससे ये दर्शाने के प्रयासों को काफी बढ़ावा मिलेगा कि परमाणु हथियारों का उन्मूलन जरूरी और संभव है और सरकारों को युद्ध छेड़ने के लिए दोषी ठहराया जाएगा, जबकि उनके नागरिक शांति के लिए तरस रहे हैं। ये जीत दुनिया से अपील करने के लिए एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगी कि परमाणु हथियारों का उन्मूलन और शाश्वत शांति हासिल की जा सकती है। ये किया जा सकता है, ये प्रयास करना जरूरी भी है और संभव भी है। परमाणु हथियारों को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए। जापान में हिबाकुशा, जिनमें से अनेक विकिरण से जलने के कारण दिखाई देने वाले घाव लिए हुए थे या जिनमें ल्यूकेमिया जैसे विकिरण संबंधी रोग विकसित हो गए थे, उनको अक्सर समाज से बलपूर्वक अलग कर दिया जाता था और युद्ध के बाद के वर्षों में रोजगार या विवाह की तलाश करते समय उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। जापानी विध्वंस के अनेक जीवित प्रत्यक्षदर्शियों ने इस घोषणा का बहुत ही भावुकता के साथ स्वागत किया है, काफी मार्मिकता के साथ इसे लिया है। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष मार्च तक जापान में परमाणु बम विस्फोट में जीवित बचे लोगों की संख्या 1,06,825 थी, जिनकी औसत आयु लगभग 85 वर्ष थी। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने बताया कि संघर्षों से ग्रस्त विश्व में जहां परमाणु हथियार निश्चित रूप से इसका हिस्सा है, हम परमाणु हथियारों के उपयोग के खिलाफ परमाणु निषेध, अंतर्राष्ट्रीय मानदंड को मजबूत करने के महत्व को उजागर करना चाहते थे। हम इसे बहुत चिंताजनक मानते हैं कि परमाणु निषेध को धमकियों के माध्यम से कम किया जा रहा है, लेकिन ये भी चिंताजनक है कि दुनिया में स्थिति ये है कि परमाणु शक्तियां अपने शस्त्रागारों का आधुनिकीकरण और उन्नयन कर रही हैं। दुनिया को हिबाकुशा की दर्दनाक और नाटकीय कहानियां सुननी चाहिए। इन हथियारों का विश्व में कहीं भी दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। परमाणु युद्ध का मतलब मानवता का अंत, हमारी सभ्यता का अंत हो सकता है। निसंदेह निहोन हिंदाक्यो के प्रयास अनुकरणीय हैं और नोबेल पुरस्कार समिति की ये पहल भी, जिसके चलते दुनिया को परमाणु हथियारों के प्रसार और उनके दुष्परिणामों के खिलाफ एक स्पष्ट और सटीक सकारात्मक संदेश दिए जाने की कोशिश की गई है और इसे ऐसे ही लिया भी जाना चाहिए।